नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरियल करंट अफेयर्स प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 4। ठीक है दोस्तों, हम लोग 1, 2, 3 कवर कर चुके हैं। आज करेंगे प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 4। टोटल हम लोग 18 सेट करेंगे। कितना सेट? 18 सेट। ठीक है, और आज करने वाले हैं प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 4 जिसमें टोटल 50 सवाल रहेगा। ठीक है, वीडियो को पूरा तक देखिएगा, एक एक सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला सवाल है कि असम के किस एकमात्र रामसर स्थल को भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? वो घोषित किया है दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य को। याद रखिएगा कि असम के एकमात्र रामसर स्थल दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य को भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 का सी, दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य। अच्छा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है दोस्तों? ये स्थित है असम में। याद रखिए कहाँ स्थित है? असम में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल है कि भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य कौन बना है? तो याद रखिएगा कि भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य जो है ये बना है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य बना है। ठीक है दोस्तों, 52वां कौन सा है? तो 52वां है श्री बिल्लीपुथुर, सॉरी 51वां। अगर आपसे 51वां पूछेगा कि बाघ अभ्यारण्य कौन सा है तो ये है श्री बिल्लीपुथुर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व। ये कैमा है? तो ये 51वां है। ठीक है दोस्तों, कैमा है 51वां। और 52वां है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। ये कैमा है? तो ये 52वां है। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में। याद रखिएगा कि राजस्थान में स्थित है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। और श्री बिल्लीपुथुर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित। कहाँ स्थित है दोस्तों? तमिलनाडु में। और ये कैवा है? तो ये 51वां है। ठीक है, और रामगढ़ विषधारी कैमा है? तो ये 52वां है। और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कैमा है? तो ये 53वां बाघ अभ्यारण्य है। ठीक है, अच्छा देखिए, अच्छा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल है दोस्तों कि ब्रिक्स, सबसे पहले जानिए कि ब्रिक्स में कितने देश शामिल हैं? तो ब्रिक्स में 5 देश शामिल है। कौन कौन सा है? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ था? तो साउथ अफ्रीका जो है ये 2010 में शामिल हुआ था। कब शामिल हुआ था? 2010 को। ठीक है, ब्रिक्स का सबसे पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये रूस में हुआ था। याद रखिएगा कि ब्रिक्स का सबसे पहला शिखर सम्मेलन रूस में यतीन वर्ग शहर में हुआ था। कब हुआ था? 2009 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 2009 को। अच्छा, ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ था? तो 2006 को ब्रिक्स का स्थापना हुआ था। ब्रिक्स में 5 देश शामिल है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नए देश कौन कौन है? तो ये बांग्लादेश भी शामिल हुआ है। ठीक है, और उरुग्वे भी शामिल हुआ है और संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल हुआ है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। याद रखिएगा कि ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नए सदस्य देश कौन कौन है? तो बांग्लादेश है, उरुग्वे है और संयुक्त अरब अमीरात है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 4 नंबर सवाल है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंधक निदेशक एवं सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं जे वेंकट रामू को। ठीक है, याद रखिएगा कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंधक निदेशक एवं सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो जे वेंकट रामू को। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 5 नंबर सवाल। ठीक है, 5 नंबर सवाल आपके सामने है। 5 नंबर सवाल है, देखिए 5 नंबर सवाल बोल रहा है कि स्वतंत्रता दिवस 2021 की पूर्व संध्या पर किसे मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है श्री बाबू राम को। ठीक है, यानी कि स्वतंत्रता दिवस 2021 की पूर्व संध्या पर किसे मरणोपरांत अशोक चक्र में सम्मानित किया गया है? तो श्री बाबू राम को। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 6 नंबर सवाल। तो 6 नंबर सवाल है, पहले इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन थोड़ा बड़ा है। निम्नलिखित युद्धाभ्यास जिसे भारत विभिन्न देशों के साथ मिलकर करता है उसे सुमेलित कीजिए। तो चलिए सुमेलित करते हैं कि कौन कौन सा कौन होगा। तो देखिए सबसे पहला है इंद्र। ठीक है दोस्तों, इंद्र जो है ये रूस के साथ होता है। याद रखिएगा भारत और रूस के साथ कौन सा होता है? इंद्र होता है। ठीक है, वज्र प्रहार, तो वज्र प्रहार किसके बीच होता है? तो भारत और अमेरिका के बीच होता है। याद रखिएगा कि भारत और अमेरिका के बीच कौन सा होता है? वज्र प्रहार। यानी कि ए का 2 होगा। तो देखिए ए का 2 किसमें है? बी और सी दोनों में है। ठीक है, और डी का 4 होना चाहिए। तो डी का 4 किस में है? डी का 3 होना चाहिए। तो डी का 3
डी का 3 जो है ये बी और सी दोनों में है, ठीक है। अब देखिए, तो जायद तलवार जो है ये संयुक्त अरब अमीरात और भारत के साथ होता है, और जायल अल बहर जो है ये कतर के साथ होता है, यानी कि सी का 1 होना चाहिए। सी का 1 किस में है? तो सी का 1 है ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए, इंद्र जो है ये भारत और रूस के बीच होता है, ठीक है। जायद तलवार जो है ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात के साथ होता है, ठीक है दोस्तों। और जायद अल बहर जो है ये कतर, यानी कि कतर से होता है, और वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखने वाले हैं दोस्तों, देखिए अगला सवाल है 7 नंबर सवाल कि अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो ये भारत ने किया था। याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो ये भारत ने किया है। अगला देखते हैं 8 नंबर सवाल है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी को मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया कराने हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट 2 का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? ये कहाँ किया गया है? महोबा, उत्तर प्रदेश। ये महोबा कहाँ पड़ता है दोस्तों? महोबा, उत्तर प्रदेश से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी को मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया कराने हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट 2 का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? महोबा, उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी से किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 9 नंबर सवाल है कि राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को स्थान प्राप्त हुआ 122। याद रखिए कि राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत को 122वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 10 नंबर सवाल है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? तो ये हो गई है 33, ठीक है। यानी कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? तो ये 33 हो गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 11 नंबर सवाल है कि तमिलनाडु स्थित कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग में किया जा रहा है? ये किया जा रहा है रूस के सहयोग से, ठीक है। यानी कि तमिलनाडु स्थित कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तो रूस के सहयोग से किया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 11 का। चलिए अगला देखते हैं 12 नंबर सवाल है कि विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा, ठीक है। यानी कि विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12 का। चलिए अगला देखते हैं 13 नंबर सवाल है कि हाल ही में प्रकाशित रिग्नेड्स बॉर्न इन द यूएसए पुस्तक किसने लिखा है? तो ये लिखा है ब्रूस स्प्रिंगटीन एवं बराक ओबामा ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। यानी कि ब्रूस स्प्रिंगस्टीन जो है और बराक ओबामा ने हाल ही में प्रकाशित रिग्नेड्स बॉर्न इन द यूएसए पुस्तक लिखी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 14 नंबर सवाल है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस के लिए कितनी आयु सीमा तक के व्यक्ति पात्र होंगे? तो 70 वर्ष, ठीक है। यानी कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए कितनी आयु सीमा तक के व्यक्ति पात्र होंगे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 70 वर्ष की आयु सीमा तक पात्र होंगे। नेक्स्ट देखते हैं अगला 15 नंबर सवाल है कि भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ बनेगी? ये बनेगी दोस्तों केरल में। याद रखिएगा कि भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब जो है ये कहाँ बनेगी? केरल में बनेगी। नेक्स्ट देखते हैं अगला 16 नंबर सवाल है कि टोक्यो पैरालंपिक 2021 के ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज वाहक कौन थे? तो ये थे टेक चंद, ठीक है। याद रखिएगा कि टोक्यो पैरालंपिक 2021 के ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वज वादक कौन थे? तो टेक चंद थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 17 नंबर सवाल। देखिए 17 नंबर सवाल है, मिलान करने वाला है कि निम्नलिखित में से सही संबंध स्थापित करें। तो देखिए फाम मिन चिन ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? ये हमको देखना है। तो ये है वियतनाम के प्रधानमंत्री, ठीक है दोस्तों। मिन ऑन्ग हलिंग जो है ये म्यांमार के प्रधानमंत्री हैं, और इब्राहिम रईसी जो है ये ईरान के प्रधानमंत्री है, ईरान के राष्ट्रपति हैं। कौन? इब्राहिम रईसी। और इस्माइल साबरी याकूब जो है ये मलेशिया के कौन है? प्रधानमंत्री हैं। यानी कि ए का 3 हो जाएगा,
सॉरी ए का 2 हो जाएगा, ए का 2 होगा, बी का 3 हो जाएगा और सी का 4 हो जाएगा और डी का 1 हो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे मिल रहा है देखिए, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1, यानी कि फाम मिन चिन जो है ये वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। और मिन ऑन्ग हलिंग जो है ये म्यांमार के प्रधानमंत्री हैं। इब्राहिम रईसी जो है ये ईरान के प्रधानमंत्री, ईरान के राष्ट्रपति हैं। और इस्माइल साबरी याकूब जो है ये मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा, वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। मलेशिया की राजधानी क्या है? म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपिताओ। ईरान की राजधानी क्या है? ईरान की राजधानी है तेहरान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 18 नंबर सवाल। देखिए 18 नंबर सवाल आपके सामने है कि अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है महात्मा गांधी को, ठीक है दोस्तों। यानी कि अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो महात्मा गांधी को सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल है कि कोविड काल में योगदान देते हेतु हुए शहीद डॉक्टर नर्सों को श्रद्धांजलि देने हेतु किस बैंक ने सलाम दिल से पहल शुरू की है? ये शुरू किया है HDFC बैंक ने, ठीक है। यानी कोविड काल में योगदान देते हेतु शहीद डॉक्टर नर्सों को श्रद्धांजलि देने हेतु किस बैंक ने सलाम दिल से पहल की शुरुआत की है? तो HDFC बैंक ने सलाम दिल से पहल की शुरुआत किया है। अगला देखते हैं 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है 10वां, ठीक है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी वैश्विक साइबर सूचकांक 2020 में जो भारत का स्थान है वो कैमा है? वो है 10वां, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल है कि देश का पहला वार मेमोरियल फॉर एनिमल्स स्मारक कहाँ खोला जाएगा? ये खोला जाएगा मेरठ में, ठीक है। यानी देश का पहला वार मेमोरियल फॉर एनिमल्स स्मारक ये कहाँ खोला जाएगा? तो मेरठ में खोला जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 21 का। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर सवाल। 22 नंबर सवाल है कि भारत के पहले मानव मिशन गगनयान को किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? तो ये किया जाएगा GSLV MK3, ठीक है। यानी कि भारत के पहले मानव मिशन गगनयान को किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? तो GSLV MK3, ठीक है दोस्तों। अच्छा, GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या होता है दोस्तों? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये GSLV का फुल फॉर्म होता है। एक होता है PSLV, इसका फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 23 नंबर सवाल कि T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज यानी कि बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं क्रिस गेल, ठीक है। याद रखिएगा कि T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? क्रिस गेल बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला 24 नंबर सवाल। देखिए 24 नंबर सवाल आपके सामने है, ठीक है दोस्तों। देखिए 24 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, ठीक है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अभी कौन है वर्तमान में? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है स्मृति ईरानी द्वारा किस माह को पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? तो ये सितंबर माह को। याद रखिएगा कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस माह को पोषण माह के रूप में मनाने की निर्णय लिया है? तो सितंबर माह को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अगला 25 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया के पहले किस DNA वैक्सीन की मंजूरी दी है? तो जाइकोव-डी को, ठीक है। यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया के पहले किस DNA वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो जाइकोव-डी। अच्छा, DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला 26 नंबर सवाल कि हाल ही में श्रीनगर के डल झील पर किस बैंक ने फ्लोटिंग ATM खोला है? तो SBI बैंक पर, ठीक है। यानी SBI बैंक ने हाल ही में श्रीनगर के डल झील पर फ्लोटिंग ATM खोला है। SBI का स्थापना कब हुआ था? 1955 को हुआ था, 1955 को हुआ था, ठीक है। वर्तमान में SBI के अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश कुमार खाड़ा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 27 नंबर सवाल, ठीक है। 27 नंबर सवाल आपके सामने है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ने किस महीने भर के लिए संभाला है? तो अगस्त के लिए, ठीक है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ने किस महीने भर के लिए संभाला है? तो अगस्त महीने भर के लिए संभाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर सवाल।
28 नंबर सवाल है कि भारत की मदद से किस देश में निर्मित मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है। तो ये भूटान को सम्मानित किया गया है, ठीक है। भूटान को ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। देखिए, भारत की मदद से किस देश में निर्मित, तो किस देश में निर्मित है ये मंगदेछू जल विद्युत परियोजना, ये स्थित है मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है। तो भूटान में, यानी भूटान में कौन सा जल विद्युत परियोजना है, तो मंगदेछू जल विद्युत परियोजना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 29 नंबर सवाल। 29 नंबर सवाल है कि भारत की भीम यूपीआई को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन है, तो यह है दोस्तों भूटान। याद रखिएगा कि भारत की भीम यूपीआई को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन है, भूटान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 30 नंबर सवाल। 30 नंबर सवाल है कि भारत आसियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है, ये कर रहा है वियतनाम में, ठीक है। सबसे पहले जानें कि आसियान का जो मुख्यालय स्थित है, इसका स्थित है इंडोनेशिया राजधानी जकार्ता में। इंडोनेशिया राजधानी जो जकार्ता है, यहाँ पे ही आसियान का मुख्यालय स्थित है। आसियान का स्थापना हुआ था 1967 को। इसमें टोटल 10 देश शामिल है। कितना देश शामिल है, 10 देश, ठीक है, याद रखिएगा। और आसियान का मुख्यालय स्थित है इंडोनेशिया राजधानी जकार्ता। अच्छा, ये बताइए कि वियतनाम राजधानी क्या है, हनोई जो है ये वियतनाम की राजधानी है। और भारत आसियान देशों के लिए किस देश में, तो वियतनाम देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 31 नंबर सवाल। 31 नंबर सवाल है मेरे दोस्त कि निम्नलिखित कथनों के साथ संबंध स्थापित करें। देखिए, पीयूष गोयल क्या है, तो ये कपड़ा मंत्रालय है। याद रखिएगा कि पीयूष गोयल क्या है, कपड़ा मंत्रालय है, ठीक है। स्मृति ईरानी क्या है दोस्तों, तो ये है महिला व बाल विकास मंत्रालय, ठीक है। अनुराग सिंह ठाकुर क्या है, तो ये है मेरे दोस्त सूचना एवं प्रसारण खेल और मंत्रालय। और पशुपति कुमार पारस क्या है, तो ये है खाद्य संस्करण मंत्रालय। तो इसमें हम ऑप्शन आप मिला लीजिएगा, क्या रहेगा, देखिए ए का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ए का 3 किस में है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी में है, ए का 3 और किसी में है ही नहीं, ठीक है दोस्तों। यानी कि क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 32 नंबर सवाल कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं, ये जापान के साथ। याद रखिएगा कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत सरकार ने जापान देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर सवाल। 33 नंबर सवाल आपके सामने क्या है, 33 नंबर सवाल है मेरे दोस्त कि टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में इस बार कुल कितने नए खेल शामिल किए गए हैं, तो टोटल 4 नए खेल शामिल किए गए इस बार। यानी कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में इस बार कुल 4 नए खेल शामिल किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 34 नंबर सवाल। 34 नंबर सवाल है कि भारत के खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो ये बने हैं नितिन गडकरी, ठीक है। यानी कि भारत के खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, नितिन गडकरी। नेक्स्ट है कि गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो ये बने हैं भूपेंद्र पटेल, ठीक है। भूपेंद्र पटेल जो है गुजरात के नए मुख्यमंत्री बने हैं। अच्छा, ये बताइए कि चरणजीत सिंह चन्नी कौन है, तो ये पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने हैं। आनंदीबेन पटेल ये यूपी के राज्यपाल हैं, ठीक है। और मनसुख मंडाविया कौन है, तो ये मनसुख मंडाविया जो है स्वास्थ्य मंत्री है, क्या है दोस्तों, हेल्थ मिनिस्टर है। नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर सवाल। तो 36 नंबर सवाल है मेरे दोस्त कि भारत के पूर्व मंत्री और बिहार के पूर्व राज्यपाल बूटा सिंह ने किस पार्टी के चिन्ह पर राजनीतिक पदावरण किया था, ये किया था अकाली दल पर। याद रखिएगा कि भारत के पूर्व मंत्री और बिहार के पूर्व राज्यपाल बूटा सिंह ने किस पार्टी के चिन्ह पर, तो अकाली दल के पार्टी के चिन्ह पर राजनीतिक पदार्पण किया था। नेक्स्ट देखते हैं अगला है 37 नंबर सवाल कि महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा, तो ये होगा मेरे दोस्त भारत में, ठीक है। यानी कि महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का जो आयोजन है ये कहाँ होगा मेरे दोस्त, ये होगा भारत में होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 37 का। नेक्स्ट देखते हैं अगला 38 नंबर सवाल। 38 नंबर सवाल है कि भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 4 साल के कार्यकाल का वर्णन किस किताब में किया गया है, ये किया गया है रिफ्लेक्टिंग रिकनेक्टिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग रिकनेक्टिंग। यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 4 साल के कार्यकाल का वर्णन रिफ्लेक्टिंग रिकनेक्टिंग किताब में किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं अगला 39 नंबर सवाल। तो 39 नंबर सवाल है कि भारत सरकार 2 नए दवा परीक्षण प्रयोगशालाएं कहाँ स्थापित कर रही है? तो ये कर रही है हैदराबाद और पुणे में। याद रखिए कि भारत सरकार 2 नए दवा परीक्षण प्रयोगशालाएं कहाँ स्थापित कर रही है? तो हैदराबाद और पुणे में। नेक्स्ट देखते हैं अगला 40 नंबर सवाल। 40 नंबर सवाल है कि कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन है? तो ये है मेरे दोस्त सिरिसा बांदला। याद रखिएगा कि कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन है? तो सिरिसा बांदला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 41 नंबर सवाल। 41 नंबर सवाल है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची से इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया है? तो ये लिवरपूल को। ठीक है, यानी कि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया है? तो लिवरपूल को हटा दिया गया है। ठीक है, अच्छा यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 1945 को हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 42 नंबर सवाल कि एशियाई विकास बैंक ने किस मेट्रो लाइन के विकास हेतु $500 मिलियन का लोन स्वीकृत किया है? तो ये बेंगलुरु मेट्रो के लिए। ठीक है, यानी कि एशियाई विकास बैंक ने बेंगलुरु मेट्रो के लिए यानी बेंगलुरु मेट्रो के विकास हेतु $500 मिलियन का लोन स्वीकृत किया है। अच्छा, एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1966 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1966 को एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला हम लोग देखने वाले हैं 43 नंबर सवाल। देखिए 43 नंबर सवाल आपके सामने है कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ था? 1969 को। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? के सिवन है। ठीक है, इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर ग्रामीण विकास हेतु डाटा तैयार करने के लिए कौन सा पोर्टल तैयार किया है? तो ये पोर्टल तैयार किया है युक्त धारा पोर्टल। ठीक है, यानी कि इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर ग्रामीण विकास हेतु डाटा तैयार करने के लिए कौन सा पोर्टल तैयार किया है? युक्त धारा पोर्टल। नेक्स्ट है कि लाई हरोबा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? ये मनाया गया है मेरे दोस्त मणिपुर में। याद रखिएगा कि लाई हरोबा पर्व जो है यानी कि लाई हरोबा महोत्सव ये मणिपुर में मनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अगला 45 नंबर सवाल। 45 नंबर सवाल है कि नेशनल फिल्म अवार्ड्स ऑफ इंडिया के संग्रह में किस फिल्म को शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है पीके को। ठीक है, यानी कि नेशनल फिल्म अवार्ड्स ऑफ इंडिया के संग्रह में किस फिल्म को शामिल किया गया है? पीके को। नेक्स्ट देखते हैं अगला 46 नंबर सवाल। 46 नंबर सवाल है कि भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहाँ है? तो ये है मेरे दोस्त चमोली उत्तराखंड में है। ठीक है, यानी कि भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहाँ है? चमोली उत्तराखंड। नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक FDI फॉरेन डेवलपमेंट इंडेक्स FDI का फुल फॉर्म क्या होता है? आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, FDI प्राप्त करने वाला राज्य है तो ये है मेरे दोस्त है गुजरात। याद रखिएगा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाला राज्य कौन है? तो ये है मेरे दोस्त गुजरात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है 48 नंबर सवाल है। देखिए 48 नंबर सवाल आपके सामने है कि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य कौन है? तो ये है मिजोरम। ठीक है, याद रखिएगा कि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य कौन है? मिजोरम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है कि बजट 2021-22 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत है? तो 6.8% है। कितना है? 6.8%, यानी कि बजट 2021-22 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत है? 6.8%। नेक्स्ट है आज का 50 नंबर सवाल और आज का लास्ट सवाल कि नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश के शीर्ष उच्च संस्थान कौन सा है? तो ये है IIT मद्रास। ठीक है, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान कौन है? तो ये है IIT मद्रास। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आज सेट प्रैक्टिस नंबर 4 कवर कर चुके हैं, टोटल 50 सवाल। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आपके एक लाइक से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।